गया आपका अटेंडेंस शीट। एक मिनट। नाइन्थ वाला अटेंडेंस शीट आपका कल अटेंडेंस हुआ था ना? हाँ यस। चलो, सुजल शाह, सुजल शाह, वेदा, मोनिश मालिक, राणा हेनिल, आदित्य चौधरी, प्रेजेंट सर। नंदिनी बैरड, यक्ष बदानी, प्रेजेंट सर। देवांश, ध्वनि, प्रेजेंट सर। प्रीत, एल्विना, क्रिस सोलंकी, देवांग, देव, विशेष पटेल, प्रेरक टेलर, प्रेजेंट सर। रोनिक गामित, प्रेजेंट सर। विजय पटेल, नैति चौधरी, परवा चौधरी, प्रिंस राठौड़, प्रेजेंट सर। परवा चौधरी प्रेजेंट सर। परवा चौधरी प्रेजेंट। ओके प्रिंस राठौड़ प्रेजेंट। ओके। परवा चौधरी हमेशा भूल जाती हूँ, क्या बात है? गौरव अडानी, जिया पटेल, तन्वी चौधरी, प्रेजेंट सर। वंश पटेल, हर्ष पटेल, प्रेजेंट सर। कौन है? हर्ष पटेल की वंश पटेल? हर्ष पटेल सर प्रेजेंट। अच्छा, हर्ष पटेल, ओके। निदीक्षा पांड्या, प्रेजेंट सर। हुसैन पठान, व्रज गामित, जस्टिन गामित, प्रेजेंट सर। प्रियांशु जरीवाला, प्रियांशु जरीवाला, जय जरीवाला, हेतवी गामित, दक्ष चौधरी, तन्वी परमार, तन्वी परमार, मीत गामित, आयुष पटेल,
जय जरीवाला, स्नेह पटेल, पूर्वी पटेल। चलो अटेंडेंस हो गया। अभी कोई रहता है था? एनीबडी इज लेफ्टेड? सर विशेष पटेल। विशेष पटेल। और कौन रह गया? व्रतगामी है बेटा? रोल नंबर 24। नाम बताओ, नाम। व्रतगामी रोल नंबर 24। ओके, व्रज गामित। और कौन रह गया? बेटा माइक ऑफ कर दो। ये किसका है? परिमल पटेल। माइक ऑफ कर दो। परिमल पटेल। यस 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 सर। माइक ऑफ कर दो बेटा। Elvina Basava is also present. चलो स्टार्ट करते क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे, ग्रेविटेशन। कल हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आज हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? ऑल ऑफ यू आर रेडी? Let's begin with gravitation. ठीक है, तो कल हमने देखा था ग्रेविटेशन का लॉ। सबसे पहले जो आया था दैट इज योर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसमें न्यूटन का सबसे बड़ा रोल था। न्यूटन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए उसके नाम पे लॉ बना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले न्यूटन्स ने क्या किया? न्यूटन्स ने अपने लॉ को प्रूव करने के लिए केपलर्स के लॉ का हेल्प लिया। न्यूटन्स ने किसका हेल्प लिया? केपलर्स के लॉ का। मतलब he showed that gravitational force between two masses varies inversely proportional to the square of distance between them. This fact was proved by him on the basis of Kepler's law of planetary motion. मतलब न्यूटन ने जो ये लॉ दिया था F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये लॉ जो है बाद में प्रूफ किया गया। और इसको प्रूफ करने के लिए, ये लॉ को प्रूफ करने के लिए न्यूटन्स ने ऐसे नहीं डायरेक्टली ये वाला लॉ दे दिया। इसको प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने किसकी हेल्प ली? केपलर्स के लॉ की। तो सबसे पहले जो आपका लॉ आया था दैट इज योर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Kepler's law of planetary motion।
अब ये कैपलर्स लॉ क्या होता है इसको पहले समझते हैं कि कैपलर्स के कौन कौन से लॉज हैं। तो कैपलर्स के 3 पॉइंट्स है। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, है ना। कैपलर्स के 3 लॉज है, जिसमें से पहला वाला जो लॉ है वो होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है? कैपलर्स के 3 लॉज थे। पहला जो था दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट जो था दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट मीन्स कि हर प्लैनेट जो है, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। केपलर ने ये बताया था कि हर प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करता है इन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन जो है वो एक फोकस पे है इलिप्स के। सपोज दिस इज वन फोकस, यहाँ पे आपका सन है एंड यहाँ पे आपका प्लैनेट। सो केपलर ने ये बताया कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इन एन इलिप्टिकल पाथ। सबसे पहले केपलर ने बताया। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसके बाद आया लॉ ऑफ एरियास। केपलर का जो सेकेंड लॉ है दैट इज अबाउट लॉ ऑफ एरियास। एंड लॉ ऑफ एरिया सेज दैट कि सपोज करो आपका प्लैनेट इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसी डायग्राम में देखो, सपोज आपका प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। टी टाइम में सपोज करो आपका प्लैनेट इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे आ जाता है। कुछ टाइम के बाद आपका प्लैनेट इधर आ जाता है। तो इसके बीच का एरिया कितना हुआ? ये वाला एरिया हुआ। जितने टाइम में आपका प्लैनेट ए से बी आता है उतने टाइम में आपका प्लैनेट, ये वाली पोजीशन की बात करूं तो सी से डी पहुंच जाता है। तो केपलर ने बताया कि ये दोनों जो एरिया होंगे दोनों इक्वल होंगे। अगर आपका टाइम इंटरवल सेम है, जितने टाइम में आपका प्लैनेट ए से बी पहुंचता है उतने ही टाइम में आपका प्लैनेट सी से डी पहुंचता है, तो दोनों के एरियाज सेम हो जाएंगे। आई कैन से दैट दिस एरिया this is area 1 and let's say this is your area 2. तो लॉ ऑफ एरिया केपलर का ये बताता है कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द प्लैनेट विल स्वीप इक्वल एरिया व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल पाथ. Law of area says that in an equal interval of time area 1 is equal to area 2 when your time interval is t. For same interval of time the planets will sweep an equal area both the sides. तो ये तो हो गया लॉ ऑफ एरियाज. इसके अलावा जो तीसरा लॉ था केपलर का दैट इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स.
लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स का मतलब ये है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए प्लैनेट को जितना टाइम लगता है सन के अराउंड, सपोज करो एक रिवॉल्यूशन किया और प्लैनेट को जो टाइम लगा टी टाइम लगा, तो लॉ ऑफ पीरियड सेज दैट द टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम is directly proportional to r cube। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये r क्या है। दिस r इज योर सेमी मेजर एक्सिस। देखो इलिप्स में दो तरह की एक्सिस होती है, जैसे कि ये आपका इलिप्स है, तो इलिप्स की दो एक्सिस होती है, एक तो ये वाली एक्सिस, this is known as major axis, and second is this axis, this is known as minor axis। इलिप्स की ज्योमेट्री थोड़ी आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इलिप्स की ज्योमेट्री है, इलिप्स इस तरह का दिखता है, दिस इज नॉट अ सर्कुलर, दिस इज इलिप्टिकल। अच्छा, इसके अलावा इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, दिस इज योर फोकस 1 एंड दिस इज योर फोकस 2। ठीक है, तो केपलर ने बताया कि सन को अगर मैंने किसी फोकस पे रखा है और प्लैनेट उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में उस प्लैनेट को जितना टाइम लगता है उसका जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। अब r क्या है, r इज योर सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब आधा, दिस इज योर मेजर एक्सिस का हाफ पोर्शन होगा, दिस विल बी योर r। सेमी मेजर एक्सिस इज योर r। ठीक है, r मीन्स योर सेमी मेजर एक्सिस। तो ये कैपलर्स के 3 लॉ हो गए। फिर से एक बार देखो, कैपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, which says that every planet will revolve around the sun in an elliptical path। Second law था that is law of areas, which says that in an equal interval of time the area swept by the planet from A to B is equal to area swept by the planet from C to D। So I can say that area 1 is equal to area 2 in given time t। Third law is law of periods, which says that if a planet is revolving in an elliptical path, then square of time is proportional to r cube, where r is your semi major axis। जो बड़ा वाला एक्सिस होता है इलिप्स का उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, उसका आधा कर दोगे तो हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। जो छोटा वाला एक्सिस होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसका आधा कर दोगे तो हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो r है ये r है सेमी मेजर एक्सिस। तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, which means that t square upon r cube is equal to some constant k। ठीक है, if you remove this proportionality sign you have to introduce one constant term which is k। ठीक है, तो ये कैपलर्स के तीनों लॉ सबको समझ आए।
सबको कैपलर्स के तीनों लॉज समझ आए? हाँ सर। बहुत बढ़िया। यस तो सर। कैपलर्स ने क्या किया, इन तीनों लॉस के बेसिस पे केपलर ने बताया कि देखो, अगर आपका जो प्लेनेट है वो सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका प्लेनेट है या आपका सन है। सपोज करो प्लेनेट की वेलोसिटी है v और v वेलोसिटी से आपका प्लेनेट इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट का कंसेप्ट था, ये न्यूटन ने एज्यूम किया था। केपलर ने तो बताया था कि ऑर्बिट है इलिप्टिकल, न्यूटन ने सर्कुलर ऑर्बिट एज्यूम किया। केपलर ने हमें क्या बताया? इलिप्टिकल। केपलर ने हमें ये बोला कि प्लैनेट जो है वो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर, लेकिन न्यूटन ने अज्यूम किया, न्यूटन अज्यूम दैट द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज इन अ सर्कुलर पाथ, है ना। ये न्यूटन का एजम्पशन था, ऐसा असली में नहीं था, लेकिन न्यूटन ने ऐसा माना, ऐसा अज्यूम किया कि जो प्लैनेट है वो सन के अबाउट रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे न्यूटन्स ने क्या प्रूफ किया? न्यूटन ने ये बताया कि इस प्लैनेट पे जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। न्यूटन ने ऐसा बताया कि इस प्लैनेट की वजह से जो फोर्स पैदा होता है, वो फोर्स का वैल्यू होता है, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब कि वो सेंटर की तरफ लगता है, वो जो फोर्स है सेंटर की तरफ लगता है, और उसका वैल्यू होता है mv²/r। ऐसा न्यूटन ने बताया। ये जो फोर्स प्लैनेट पे लग रहा है सन की वजह से, which will act towards the center of the sun, this is known as centripetal force। अब हमें पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हम सबको पता। ये माइक किसका ऑन है? ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि न्यूटन ने ऐसा माना था कि ये पाथ सर्कुलर है, तो सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना होगा, विच विल बी इक्वल टू 2πr, एंड सपोज टाइम इज t, तो यहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ऐसा माना कि ये पाथ सर्कुलर है ना। न्यूटन ने ऐसा माना कि ये पाथ सर्कुलर है, तो उसकी वजह से हमने स्पीड का वैल्यू निकाल दिया, है ना। इस r को हम कैपिटल R ले लेते हैं। सपोज आपका रेडियस कैपिटल R के बराबर, तो आप जैसे ही आप v का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फोर्स का वैल्यू मिलेगा which is equal to m into
2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से हमें एक जो फोर्स मिलेगा दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो m इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो फोर्स का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, है ना। और कैपलर ने ऐसा बताया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैपलर, मैंने आपको अभी अभी बताया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ये हमें कैपलर ने बताया, ठीक है। तो जब हम कैपलर की इक्वेशन को इस न्यूटन्स के लॉ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से देखो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, अब मैं टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखूंगा, k टाइम्स ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा m इंटू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे रख दूंगा k टाइम्स ऑफ आर क्यूब। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ से आपका एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो न्यूटन्स ने ऐसा ऐसा दिमाग लगाया, कैपलर्स के लॉ का भी उसने यूज किया, उसके बाद उसको पता चला कि जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद न्यूटन्स को एक बात तो कंफर्म हो गई कि भैया ये जो फोर्स लग रहा है ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर स्क्वायर के। फिर न्यूटन ने डिफरेंट मासेस पे एक्सपेरिमेंट करने चालू किए, अलग अलग मास की बॉडीज ली और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। उनका डिस्टेंस लिया सेंटर से सेंटर का, तो न्यूटन ने ये पाया कि जो फोर्स होता है वो मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी कंडीशन उसने कैपलर्स के लॉ से निकाली कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये रिलेशन निकालने में न्यूटन को किसने हेल्प किया, मतलब न्यूटन ने कहाँ से हेल्प लिया, कैपलर्स के लॉ से हेल्प लिया। तो न्यूटन अकेला ही नहीं था, न्यूटन ने कैपलर्स का बहुत सारा हेल्प लिया, उसके लॉ से न्यूटन ने बहुत कुछ समझा और फिर न्यूटन ने अपना लॉ बना दिया। इस लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, which says that the force of attraction is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between their center. When you combine these both equations, तो इस दोनों को कंबाइन करके न्यूटन ने अपना एक लॉ लेके आया, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां से न्यूटन के लॉ का जन्म हुआ। समझ आया आपको कि ये वाला लॉ कैसे आया? Yes, sir. इसके पीछे का पूरा कहानी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से न्यूटन ने जुगाड़ किया, उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद उसको ये लॉ का पता चला। अभी हम लोग तो बहुत स्मार्ट है, हम लोग इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे। तो हमने क्या किया, इस लॉ को डायरेक्टली यूज किया।
है ना, हमको ये लॉ बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ी। इस लॉ को तो साइंटिस्ट ने बनाया ना, न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट। अब हम लोग तो फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करते हैं तो हम उनके रिजल्ट्स को यूज करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। फिर मैंने आपको बताया था कि ये मासेस इफेक्ट में तभी आते हैं जब ये बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब हेवनली बॉडीज के मासेस जो होते हैं। कल हमने आपको एक बात बताई थी कि सन का मास और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सन का मास और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा होने की वजह से जब आप दोनों मास का मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस g का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, विच इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप देख सकते हो कि इस यूनिट में कितना छोटा यूनिट है, 10 की पावर -11। इतना छोटे यूनिट को जब आप मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मास का वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको फोर्स का वैल्यू कुछ सिग्निफिकेंट मिलेगा। इफ़ यू वांट द वैल्यू ऑफ फोर्स टू बी सिग्निफिकेंट तो आपके ये मासेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अब फिर मैंने आपको बोला था कि आप अपने और अपने फ्रेंड के बीच में ज़रा ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करके देखना। तो आपका मास 100 kg अगर है और आपके फ्रेंड का मास 80 kg है, तो इन दो के बीच में जब आप फोर्स निकालोगे, सपोज आप दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये फोर्स का वैल्यू बहुत ही छोटा आ रहा था। कल मैंने आपको बताया था, है ना, फोर्स का वैल्यू बहुत ही छोटा आ रहा था, फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम आ रहा था। तो इतना कम अगर आपका फोर्स का वैल्यू आएगा, तो ऐसा कभी हुआ है कि दो फ्रेंड्स साथ में बैठे हैं और ड्यू टू ग्रेविटी वो दोनों एक दूसरे को चिपक गए? ऐसे चुंबक तो है नहीं, यहाँ पे आदमी बैठा है ना, पर्सन 1 दिस इज पर्सन 2, तो ऐसे चुंबक की तरह तो चिपक नहीं जाते ना, लेकिन इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन एवरी मासेस, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है, 10 की पावर -15 न्यूटन के आसपास इसका मैग्नीट्यूड आ रहा था। तो इतने कम मैग्नीट्यूड में आपको इसका इफेक्ट फील नहीं होता है, जो भी है 10 की पावर -8 या फिर -7 जो भी आ रहा है, 10 की पावर माइनस में आपका आंसर आ रहा था, 10 की पावर -7 से -8 जो भी आ रहा। तो इतने कम मैग्नीट्यूड में आपको फोर्स फील ही नहीं होगा वो वाला, है ना। ये तो 1 न्यूटन से भी बहुत कम है, 1 न्यूटन का फोर्स तो बहुत ज़्यादा होता है। 10 की पावर -8 न्यूटन, सोचो ना कितना कम फोर्स होगा। तो ये दोनों बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटी का फोर्स लग भी रहा है, लेकिन उसको फील नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन लग जरूर रहा है, ऐसा नहीं मानना कि लग ही नहीं रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है, ये कोई चुंबक की तरह फोर्स नहीं होता, एकदम से आप मैग्नेट लेके आए और दो मैग्नेट आपस में ऐसे चिपक जाते, ऐसा फोर्स नहीं है। सो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ये पिक्चर में तभी आता है जब आपके मासेस बहुत ज़्यादा बड़े हो, मतलब आपके पास सन हो, मून हो, जिनके मासेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आपका प्लैनेट हो, अर्थ हो, इस तरह के जब मासेस होते हैं तब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कुछ दिखाई देता है कि हाँ कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऐसे हेवनली बॉडीज में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट हम जैसी बॉडीज होती हैं जिनका मास 80 kg, 100 kg, 200 kg ऐसे होता है, इनमें ग्रेविटेशनल का फोर्स
का इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन उसका इफेक्ट महसूस नहीं होता है, हमें फील नहीं होता है। तो वो जो फीलिंग अगर आपको चाहिए तो वो आपको अर्थ और मून में हो सकती है, अर्थ और सन में हो सकती है, मून और सन में हो सकती है, मतलब जो भी हेवनली बॉडीज हैं उसी में आपका ग्रेविटेशनल का फोर्स आपको फील हो सकता है। छोटी छोटी बॉडीज के लिए ये फोर्स आप फील नहीं कर सकते। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, ऑल ऑफ यू? चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो, लेकिन अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो फिर आपको कैसे मजा आएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो मन लगा के तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। ठीक है बेटा? चलो ये प्रेजेंट रोल नंबर 42। ओके बेटा। देवांग इज प्रेजेंट। पटेल प्रेजेंट 33। पटेल प्रेजेंट Bye, sir. 31। ओके बेटा। मीत गामित प्रेजेंट। मीत गामित इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, एनीबडी एल्स? यस बेटा। Bye, sir. बाय बाय। और कौन है प्रेजेंट Bye, जिसका? sir. बाय बाय बेटा। Sir, roll number 36 भैया। बाय बाय। प्रिंस राठौड़। हाँ, प्रिंस राठौड़ हो गया, पटेल मीत भी हो Bye. गया, और कौन रह गया? बाय सर। बाय बाय। किसी का अटेंडेंस रहता है तो बता दो बेटा। गामित हेतवी, हेतवी का भी हो गया ना? चलो